Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta and as we started our subject Pharmacology First Unit 1 MCQs. जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फार्माकोलॉजी के MCQs को डिस्कस करना स्टार्ट किया था, तो हमने 50 MCQs यहाँ पर जनरल फार्माकोलॉजी से रिलेटेड डिस्कस कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ और एमसीक्यूज को हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि जो पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि फिलिंग द ब्लैंक इज अ नेम असाइन्ड टू अ ड्रग व्हेन इट अराइव्स ऑन अ मार्केट। जब कोई भी ड्रग जो है जब मार्केट में वो आती है तब उसको क्या नाम दिया जाता है। ठीक है, जब सबसे पहले वो मार्केट में आती है तो उसको क्या नाम दिया जाता है। आपके ऑप्शन है ए ट्रेड नेम, बी केमिकल नेम, थर्ड इज द जेनेरिक नेम एंड फोर्थ इज द प्रोप्रिएटरी नेम। ठीक है, तो देखो चार चीजें हैं। देखो जब कोई भी ड्रग मार्केट में आती है ना तो उसका नाम होता है जेनेरिक ड्रग। जेनेरिक ड्रग का मतलब ये है कि उसका फॉर्मूला ऑलरेडी नॉन है और उस सेम फॉर्मूला को यूज करते गए न्यू मेडिसिन को यहाँ पर बनाया गया है, तो उसको बोलते हैं जेनेरिक ड्रग। एक होती है आपकी प्रोप्रिएटरी ड्रग जो कि बेसिकली आपकी होती है ब्रांड ड्रग या ब्रांड वाली मेडिसिन। केमिकल नेम का मतलब होता है कि उसका जो भी केमिकल फॉर्मूला रहेगा उसके बेसिस पर उसका केमिकल नेम होगा वहां पर। और ट्रेड नेम उसका जो ट्रेडिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा क्या, जेनेरिक नेम, की जिसे जब वो मार्केट में आएगी देन उसको यहाँ पर एक पर्टिकुलर नाम दिया जाएगा, उसको बोलते हैं क्या, जेनेरिक नेम उस मेडिसिन का। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है दैट द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वेयर स्मॉल अमाउंट ऑफ मेडिकेशन इज इंजेक्टेड जस्ट बीनीथ द एपिडर्मिस। क्या बोल रहे हैं कि आपको बताना है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जब स्मॉल अमाउंट ऑफ मेडिकेशन इज इंजेक्टेड जस्ट बीनीथ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस लेयर के जस्ट नीचे आपको क्या करना है, रूट को यहाँ पर जो ड्रग है आपकी उसकी स्मॉल अमाउंट को इंसर्ट कराना है। ध्यान रखो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या है, डर्मिस। ठीक है, तो डर्मिस लेयर में यहां पर इंसर्ट कराना है। तो डर्मिस लेयर में कराओगे तो कौन सा इंजेक्शन होगा, वो इंट्राडर्मल इंजेक्शन। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास ऑप्शन है इंट्रामस्कुलर जो कि मसल्स में इंजेक्ट होगा, सबक्यूटेनियस जो कि सबक्यूटेनियस लेयर में इंजेक्ट होगा, इंट्रावीनस जो कि वेन्स में इंजेक्ट होगा। तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाता है, इंट्राडर्मल। थर्ड क्वेश्चन है दैट द कंपोनेंट ऑफ एन सेल that accepts and interact with the drug molecule is called। ठीक है, आपको बताना है किसी भी सेल के कंपोनेंट जो कि ड्रग को एक्सेप्ट करता है और ड्रग के साथ इंटरैक्ट करता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है सेल का वो कंपोनेंट जो आपके ड्रग के साथ इंटरैक्ट करता है वो क्या कहलाता है, आपका ये ड्रग है। और ड्रग किस पे जाके बाइंड होती है, रिसेप्टार पे बाइंड होती है और रिसेप्टार पे बाइंड करके यहाँ इंटरेक्शन करके पर्टिकुलर फार्माकोलॉजिकल एक्शन देती है। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, रिसेप्टार। इसके अलावा आपके पास ऑप्शंस हैं आयन चैनल, एंजाइम्स और प्रोटीन्स। प्रोटीन के साथ बाइंड करती है तो ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग कहलाती है। एंजाइम के साथ जब रिएक्शन करती है तो केमिकल रिएक्शंस वहां पर परफॉर्म होती हैं। और आयन चैनल्स भी बेसिकली आपकी ड्रग को पास आउट करने में, डिफ्यूज आउट होने में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, रिसेप्टार। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एन एंटागोनिस्ट इज ए ड्रग दैट हैव। देखो एंटागोनिस्ट का मतलब होता है अपोजिट। अपोजिट मतलब कि एंटा मतलब अपोजिट, लेकिन यहाँ पर एंटागोनिस्ट का ऐसा मतलब नहीं है कि ये अपोजिट एक्शन देगा। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि जब आपकी जो ड्रग होती है, ठीक है, वो ड्रग अगर आपकी एगोनिस्टिक ड्रग है तो ये जब एगोनिस्टिक ड्रग आपके रिसेप्टर से यहाँ पर बाइंड करती है, ठीक है, तो आपके एक पर्टिकुलर फार्माकोलॉजिकल एक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर है ये बात। अब अगर आपके पार्शियल एगोनिस्ट आके बाइंड होगी, सिर्फ अगर एगोनिस्ट आके बाइंड होगी तो 100% एक्शन होगा, अगर पार्शियल एगोनिस्ट आके बाइंड होगी तो पार्शियल एक्शन होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके एंटागोनिस्ट यहां पर आकर के बाइंड हो जाता है एगोनिस्ट की जगह पर, तो ये क्या करेगा, इस एगोनिस्ट को यहां पर बाइंड नहीं होने देगा, जिसकी वजह से एगोनिस्ट की वजह से जो एक्शन आ रहा था वो यहां पर नहीं होगा।
बेसिकली ये ऐसा नहीं करता कि एगोनिस्ट के एक्शन को अपोज करता होगा, ये सिंपली क्या करता है, एगोनिस्ट के एक्शन को प्रोड्यूस होने से रोक देता है, उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो इसकी जो एफिनिटी होती है, एगोनिस्ट इज अ ड्रग दैट हैविंग ऑप्शंस है नो एफिनिटी एंड हाई इंट्रेंसिक एक्टिविटी, जिसकी एफिनिटी नहीं है, सिर्फ इंट्रेंसिक एक्टिविटी है। सेकेंड है नो एफिनिटी बट हैविंग इंट्रेंसिक एक्टिविटी, जिसकी एफिनिटी नहीं है, सिर्फ इंट्रेंसिक एक्टिविटी है। थर्ड है कि विच हैविंग बोथ एफिनिटी और इंट्रेंसिक एक्टिविटी, यानी कि एफिनिटी भी है और इंट्रेंसिक एक्टिविटी भी है। और फोर्थ है कि एफिनिटी बट नॉट इंट्रेंसिक एक्टिविटी, की जिसकी सिर्फ एफिनिटी ही है, उसका कोई एक्टिविटी नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है कि उसकी अफिनिटी तो है रिसेप्टर के साथ बाइंड होने की, लेकिन उसकी खुद एक्टिविटी कुछ नहीं होती है, इसलिए करेक्ट आंसर है एफिनिटी बट नॉट इंट्रेंसिक एक्टिविटी। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 5th। in this the term potency refers to the following except, यहाँ पे ये जो टर्म है पोटेंसी, इसका क्या मतलब है, तो देखो कि पोटेंसी का मतलब, देखो दो तीन चीजें होती है यहाँ पर। एक तो होती है आपकी एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब होता है कि ड्रग की रिसेप्टर के साथ बाइंड होने की जो टेंडेंसी होती है उसको बोला जाता है उसकी एफिनिटी। और एक होता है इफेक्टिविटी, इफेक्टिविटी का मतलब होता है कि जब आपकी ड्रग बाइंड होगी तो कितना इफेक्ट वहां पर प्रोड्यूस करेगी, और ये दोनों मिलकर के ही कहलाती है ड्रग की पोटेंसी। यानी कि पोटेंसी का मतलब है कि आप, अगर हम बोल रहे हैं कि ये पर्टिकुलर ड्रग पोटेंट ड्रग है, दैट मीन्स कि उसकी एफिनिटी भी है और उसकी इफेक्टिविटी भी है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, पोटेंसी का क्या मतलब है कि ड्रग्स हाई स्ट्रेंथ एट अ वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ डोज, कि अगर हम ड्रग को बहुत ही कम कंसंट्रेशन में दें तब भी वो अपने हाईएस्ट स्ट्रेंथ को अचीव कर लेगी। बिल्कुल सही बात है, अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये ड्रग जो है इसकी हाई पोटेंसी है, इसका मतलब है कि चाहे उसका अमाउंट आपकी कम हो, लेकिन फिर भी वो कम कंसंट्रेशन में भी हाई स्ट्रेंथ यहाँ पर प्रोड्यूस कर पाएगी। सेकेंड है कि अ स्मॉलर डोज में बी नीडेड टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज अनदर ड्रग, कि अगर मान लो एक दो ड्रग्स हैं और अगर हम कंपेयर कर रहे हैं इफेक्ट के साथ, तो अगर हम कम डोज में भी दे रहे हैं हमारे ड्रग को, तो भी दूसरी ड्रग के हायर डोज के साथ ये सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर पा रही है, तो हम कहेंगे कि उस दूसरी ड्रग के कंपैरिजन में हमारी जो पहली ड्रग है वो क्या है, ज्यादा पोटेंट है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। थर्ड ऑप्शन है दैट द हायर द पोटेंसी लोअर द डोज नीडेड टू प्रोड्यूस द इंटेंस इफेक्ट, बिल्कुल सही बात है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारी ड्रग जो है वो हाई पोटेंट है, इसका मतलब ये है कि उसको इंटेंस इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए ड्रग के कम ही डोज की नीड होगी, यहाँ पर कम डोज में ही वो आपके हायर और पोटेंट इफेक्ट दे देगा। फोर्थ है कि द ड्रग दैट विल जनरेट अ मैक्सिमम रिस्पॉन्स एट इट हाईएस्ट डोज, नहीं ये गलत है कि हाईएस्ट डोज के अंदर मैक्सिमम रिस्पॉन्स दे रहा है तो फिर वो आपके पोटेंट ड्रग नहीं हुई। पोटेंट ड्रग का मतलब है कि डोज का लेवल होगा कम और इफेक्ट होगा आपके हाई, उसको बोला जाता है पोटेंट। तो ऑप्शन नंबर डी आपकी गलत है, और एक्सेप्ट आपसे पूछा गया था, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है the length of time required for a drug to decrease the concentration in the plasma by 1/2, कि आपको बताना है टाइम लेंथ कितना यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा एक ड्रग की कंसंट्रेशन को डिक्रीज होकर के प्लाज्मा में 1/2 होने में, यानी आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन अगर सी नॉट है और एक पर्टिकुलर टी टाइम के बाद ये सी नॉट बाई 2 हो जाती है, तो उस पर्टिकुलर टाइम को क्या बोला जाएगा, उसको बोलते हैं हाफ टाइम। क्या बोला जाता है उसको, हाफ टाइम। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टी मैक्सिमम वो होता है जितनी टाइम में वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन को अचीव कर लेती है। थ्रेशोल्ड कंसंट्रेशन होती है वो मिनिमम कंसंट्रेशन जिसके अंदर वो अपना थेरापेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करना शुरू करती है। और फोर्थ होता है आपका पीक टाइम, उस पीक टाइम में वो क्या करती है, अपनी मैक्सिमम कंसंट्रेशन को अचीव कर रही होती है। ठीक है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाफ लाइफ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि ईच ड्रग हैविंग अ प्रेगनेंसी क्लासिफिकेशन अटैच टू इट, थर्स अ ड्रग लेबल्ड ए मीन्स only given after the risk of the fetus has been considered, thus animal study shows adverse effect। देखो क्वेश्चन समझो, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि ईच ड्रग हैज अ प्रेगनेंसी क्लासिफिकेशन। मतलब देखो, हर ड्रग को जब हम डिस्कस करते हैं ना, तब हम उसके साथ ये मेंशन करते हैं कि ये ड्रग प्रेगनेंसी की कंडीशन में ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती है। तो मान लो कि यहाँ पर आपकी एक ड्रग है ए, उसको हम कैसे यहाँ पर लेबल करेंगे, कैसे उसको बताएंगे। तो इसके अंदर आपके पास चार ऑप्शन आते हैं। पहला है कि ओनली गिवन आफ्टर रिस्क टू द फीटस हैव बीन कंसीडर्ड एनिमल स्टडी शोज एडवर्स इफेक्ट्स, कि पहले क्या किया जाता है कि फीटस की रिस्क को मतलब जानने के लिए एनिमल्स पर स्टडी करते हैं, उसके एडवर्स इफेक्ट्स को देखा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड कहता है कि डिफाइन फीटल रिस्क हैज बीन ऑब्जर्व्ड कैन ओनली गिवन इन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस, कि हम सिर्फ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस में ही फीटल पर होने वाले जो रिस्क होते हैं उनको यहाँ डिफाइन करते हैं। नहीं, no adverse effect has been observed in animal and no human study, and fourth is no risk demonstrated to the fetus at any trimester। देखो, वैसे तो बेसिकली प्रेगनेंसी के अंदर अगर हम किसी ड्रग को टेस्ट कर रहे हैं तो हम क्या चाहते हैं कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द लेबर, दोनों ही कंडीशन के अंदर जब चाइल्ड के ऊपर उस ड्रग की इफेक्ट को देखा जाए तो वो कहीं पर भी साइड इफेक्ट प्रोड्यूस ना कर रहा हो, ना तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कर रहा हो और ना ही आफ्टर द लेबर कर रहा हो। ठीक है, तो यहां पर हम एनिमल स्टडीज भी करते हैं और एनिमल स्टडीज के थ्रू ये देखते हैं कि कहीं वो ह्यूमन के ऊपर, ह्यूमन चाइल्ड के ऊपर कोई भी एडवर्स इफेक्ट्स यहाँ पर प्रोड्यूस ना कर रहा हो। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट नो एडवर्स इफेक्ट्स हैज बीन ऑब्जर्व इन द एनिमल्स एंड नो ह्यूमन स्टडीज। ह्यूमन पर हम स्टडी करके ह्यूमन की जो चाइल्ड है उसके ऊपर हम रिस्क फैक्टर्स को यहाँ कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, हम यहाँ पर एनिमल के ऊपर इफेक्ट देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि कोई एडवर्स इफेक्ट्स यहाँ पर नहीं दिखने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, दैट इंट्रिंसिक एक्टिविटी ऑफ ए ड्रग इज एन एबिलिटी of to elicit a strong receptor binding, weak receptor binding, response और excretion। क्या बोल रहे हैं कि किसी भी ड्रग की जो इंट्रेंसिक एक्टिविटी होती है वो उसकी कौन सी एबिलिटी होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, इंट्रेंसिक एक्टिविटी का मतलब है कि आपकी जो ड्रग है वो रिसेप्टर के साथ अच्छे से जाके बाइंड हो जाए और अपना ऑप्टिमम इफेक्ट यहां पर दे। तो करेक्ट आंसर होगा आपके स्ट्रॉन्ग रिसेप्टर बाइंडिंग को ये रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ऑन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन दैट इज आउटसाइड द सेल ऑफ द लिपिड बाइलेयर एंड डज नॉट द साइटोप्लाज्मिक डोमेन विद रिगार्ड्स टू द ड्रग एक्शन। क्या बोल रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन के अंदर बात करें, सेल के बाहर वाले डोमेन में बात करें, तो यहाँ पर क्या होती है, लिपिड बाइलेयर होती है ना। और हम साइटोप्लाज्मिक डोमेन को यहाँ पर कंसीडर ना करें तो उसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ड्रग का एक्शन मेनली किसके ऊपर अफेक्ट, किसके थ्रू होगा। तो आपके ऑप्शन है लिगेंड बाइंडिंग और ड्रग रिसेप्टर बाइंडिंग। बिल्कुल, जब आपकी ड्रग जो होगी सरफेस, सेल की सरफेस पे प्रेजेंट जो रिसेप्टर्स हैं, क्योंकि हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेल सरफेस की बात हो रही है और सेल सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है और उन रिसेप्टर्स के साथ जो लिगेंड की बाइंडिंग है, ड्रग की बाइंडिंग है, उसको यहाँ पर कंसिडरेशन में लेंगे, उसी के बेसिस पर ड्रग का एक्शन देखने को मिलेगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है कपलिंग विद द मेम्ब्रेन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। मेम्ब्रेन के साथ जो मॉलिक्यूल एसोसिएट है उनके साथ कपलिंग करने से आपको ड्रग के एक्शन की बात नहीं होगी। यहाँ पर कपलिंग तब की जाती है जब ड्रग को हमें अंदर भेजना होता है इंट्रासेल्यूलर डोमेन में। तीसरी है ट्रैकलिंग, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। सिग्नलिंग के अंदर भी सिग्नल्स होते हैं जिनको सेल के अंदर भेजा जाता है, तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Then the next question number 10 is that which of the following drug targets involve inhibitors, false substrate and a prodrug type। इनमें से आपका कौन सा ड्रग है जो कि आपके इनिबिटर्स को इन्वॉल्व करता है, यानी कि ड्रग टारगेट करता है और इनिबिट करता है, फॉल्स सबस्ट्रेट होते हैं यहाँ पर, प्रोड्रग टाइप होता है। ठीक है, यानी कि आपको बताने ड्रग के टारगेट। वैसे ड्रग इन सभी को टारगेट करती है, रिसेप्टर्स को, आयन चैनल्स को, एंजाइम्स को और कैरियर को, लेकिन यहाँ पर इनिबिटर्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। इनिबिटर्स का इन्वॉल्वमेंट आपके एक तो रिसेप्टर्स में हो सकता है और एक एंजाइम्स में हो सकता है।
ठीक है। फॉल्स सबस्ट्रेट भी इन्हीं दोनों के अंदर हो सकता है, और एक प्रोड्रग टाइप है ना, प्रोड्रग टाइप आपके एंजाइम में होगा, क्योंकि प्रोड्रग में क्या होता है, हमें उसको वो इनएक्टिवेटेड कंडीशन में है एक्टिवेट कंडीशन में कन्वर्ट करना है, और जब वो एक्टिवेट कंडीशन में होगी तभी वो रिसेप्टर से बाइंड होकर के एक्शन प्रोड्यूस करेगी। तो यहाँ पर आपकी जो ड्रग रहेगी, ठीक है, वो आपके एंजाइम से बाइंड होगी। प्रोड्रग है वो प्रोडक्ट जो है, ये प्रोड्रग आपके एंजाइम के साथ जुड़ करके, ठीक है, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एक्टिव ड्रग के अंदर आपके यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी और अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगी। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ फ्रॉम द स्ट्रॉन्गेस्ट टू द वीकेस्ट। आपको एक ऑर्डर बताना है बॉन्ड स्ट्रेंथ का, है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट से वीकेस्ट की तरफ। तो सबसे स्ट्रॉन्ग तो क्या होता है, आपको पता ही है, कोवेलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके बाद होते हैं आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद होती है आपकी आयनिक बॉन्डिंग, और सबसे वीकर जो बॉन्ड होते हैं वो होते हैं वंडरवॉल फोर्सेस, जिन्हें लंदन फोर्सेस भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे वीक तो है आपके वंडरवॉल और सबसे स्ट्रॉन्ग है आपके कोवेलेंट। और आयोनिक और हाइड्रोजन के अंदर अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से आपका ऑर्डर होगा कोवेलेंट, देन हाइड्रोजन, देन आयोनिक एंड देन वंडरवॉल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कांस्टेंट वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग इज हाफ मैक्सिमम बाइंडिंग। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो कि इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कांस्टेंट को बताता है। ठीक है, यानी कि आपकी रिएक्शन होगी जिसके अंदर इक्विलिब्रियम आएगा और इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट को ये रिप्रेजेंट करेगा, जहां पर आपकी फ्री ड्रग की जो कंसंट्रेशन होगी वो आपके हाफ मैक्सिमम बाइंडिंग यहां पर शो करेगी, यानी हाफ ही बाइंड होगी। ठीक है, तो उसको क्या क्या बोल सकते हैं, EC50। EC50 नहीं बोलेंगे, ई मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी, EC50 के अंदर हाफ कंसंट्रेशन हो गई ड्रग की, ये ठीक है ना, लेकिन ये आपके कांस्टेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। कांस्टेंट को कौन रिप्रेजेंट करेगा, के, है ना, और के स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट, डी रिप्रेजेंट फॉर ड्रग की कंसंट्रेशन, और इसीलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है केडी। केडी का मतलब सिंपली ये है, कांस्टेंट फॉर द ड्रग इज नॉन एज केडी। और इसके अलावा है आपके पास बी मैक्सिमम, बी मैक्सिमम जैसी कोई चीज नहीं होती, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया केडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रिंसिक एक्टिविटी ऑफ एन ड्रग्स एबिलिटी टू एलिजिट। ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन कि भाई आपकी ड्रग की इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो होगी वो कब होगी, जब आपकी ड्रग के रिसेप्टर के साथ स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होगी, और जब स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होगी तो उसकी रिजल्टेंट आपको एक बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अब हम ये बोलेंगे कि अच्छे से ड्रग की बाइंडिंग हुई है और ये ड्रग की एबिलिटी है कि वो अच्छे से उसके साथ बाइंड किया और एक प्रॉपर इफेक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस किया, है ना। तो यहाँ पर इंट्रिंसिक एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग रिसेप्टर बाइंडिंग को रिप्रेजेंट करेगी, और टू एलिजिट, क्या एलिजिट करने के लिए, क्या देने के लिए, रिस्पॉन्स देने के लिए। ये ध्यान रखो यहाँ पर मेन चीज क्या है, अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाता ना कि इंट्रिंसिक एक्टिविटी ऑफ अ ड्रग्स एबिलिटी, तो हमारा आंसर हो जाता है स्ट्रॉन्ग रिसेप्टर बाइंडिंग, लेकिन टू एलिजिट क्या परफॉर्म करने के लिए, रिस्पॉन्स परफॉर्म करने के लिए। दैट इज वाई आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रिस्पॉन्स। ठीक है, next is the question number 14 in which the direction would a partial agonist shift the dose response curve when compared to the full agonist। यहां पर कौन सा डायरेक्शन है जो कि पार्शियल एगोनिस्ट को दिया जाएगा टू शिफ्ट द डोज रिस्पॉन्स कर्व व्हेन कंपेयर टू फुल एगोनिस्ट। फुल एगोनिस्ट की कंपैरिजन करेंगे हम पार्शियल एगोनिस्ट के साथ, और ये बोलेंगे कि ये पार्शियल एगोनिस्ट जो होगा जब यहाँ पर डोज और रिस्पॉन्स के बीच में कर्व फॉर्म किया जाएगा, तो उस डोज रिस्पॉन्स कर्व को, है ना, जब शिफ्ट होगा यहाँ पर तो किस डायरेक्शन में ये शिफ्ट कर देगा। फुल एगोनिस्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है उसके कंपैरिजन में पार्शियल एगोनिस्ट इसको किस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, टू द राइट डायरेक्शन। तो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज टू द राइट। किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं हम, फुल एगोनिस्ट के साथ, कि फुल एगोनिस्ट के कंपेयर में पार्शियल एगोनिस्ट के साथ जब डोज रिस्पॉन्स कर्व बनाया जाता है तो वो किस साइड में होता है, राइट साइड में शिफ्ट होता है या लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है, तो आंसर इज राइट साइड। ठीक है, नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन, ये कहता है कि विच डायरेक्शन
would a competitive antagonist shift the dose response curve when compared to the full agonist? देखो यहां पर भी सेम ही चीज है, बस यहां पर हम पार्शियल एगोनिस्ट को नहीं कर रहे, किसको कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट को, कि फुल एगोनिस्ट के कंपैरिजन में जो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है वो डोज रिस्पॉन्स कर्व को किस साइड में शिफ्ट करता है, तो ये भी सेम करता है राइट साइड में। तो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज टू द राइट साइड। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कि विच डायरेक्शन वुड बी इफ अ नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट shift the dose response curve when compared to the full agonist? इसमें भी अगर हम full agonist को कंपेयर करेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट से, ध्यान रखो यहां पर हमने कैसा एंटागोनिस्ट लिया था, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, और यहां पर कैसा है, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, तो यहां पर डोज रिस्पॉन्स कर्व किधर शिफ्ट होगा, तो भी आपके राइट में। तो आप ध्यान रखेंगे कि फुल एगोनिस्ट के कंपैरिजन में, चाहे आपका पार्शियल एगोनिस्ट हो, है ना, चाहे आपकी एंटागोनिस्ट हो, एंटागोनिस्ट में भी आपकी चाहे आपकी कॉम्पिटिटिव हो या नॉन कॉम्पिटिटिव हो, दोनों ही, और साथ में पार्शियल, यानी कि तीनों ही मिलकर के जो डोज रिस्पॉन्स कर्व होता है उसको किस साइड में शिफ्ट कर देते हैं, राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट अफेक्ट्स द एगोनिस्ट। देखो एगोनिस्ट को कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट अफेक्ट करता है, सही बात है, लेकिन किस फॉर्म में, कैसे अफेक्ट कर पाता है, तो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंसी। ठीक है, कि उसकी एफिनिटी तो होती है लेकिन उसकी इफेक्टिविटी नहीं होती, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी पोटेंसी को ही अफेक्ट करता है। जबकि जो नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है वो क्या अफेक्ट करता है, उसकी एफिकेसी। ध्यान रखेंगे इस बात को कि कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट जो होता है वो एगोनिस्ट की पोटेंसी को अफेक्ट करता है, जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव जो रहता है वो एगोनिस्ट की एफिशिएंसी को अफेक्ट करता है। तो इस तरीके से यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पोटेंसी एंड एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर मोस्ट ऑफ द ड्रग्स a frequent distribution of a response plotted against a log of the dose, that is quantile, produces what kind of curve? ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स के केस में अगर हम कंपेयर करें तो जब हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जब बनाते हैं, है ना, ड्रग की डोज के साथ, तो यहाँ पर किस तरीके का कर्व देखने को मिलता है, तो यहाँ पर जो आपको कर्व देखने को मिलेगा उसको बोलते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स केस में यहाँ पर आपके जब रिस्पॉन्स को फॉर्म किया जाता है, ड्रग के डोज का जो रिस्पॉन्स है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे एज एन कर्व फॉर्म में हम प्लॉट करते हैं, तो किस तरीके का कर्व देखने को मिलता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 जो क्या कहता है कि जनरली विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट ऑर्डर एज एन डोजेज इज इंक्रीज। जैसे जैसे डोज इंक्रीज होगी वैसे वैसे क्या देखने को मिलेगा आपको, तो देखो सबसे पहले तो ईडी यानी कि इफेक्टिव डोज देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर होती है आपकी टीडी मतलब थ्रेशोल्ड डोज, कि भाई अब इसके आगे अगर कंसंट्रेशन बढ़ी तो वो लीथल में जाएगा, तो पहले तो आएगा ईडी 50, फिर उसके बाद आपकी मतलब ये ड्रग की डोज बढ़ रही है, ड्रग की डोज के रिस्पॉन्स में हम इफेक्ट देख रहे हैं, तो पहले तो ईडी 50 आएगा इफेक्टिव डोज, फिर आएगा टीडी 50 यानी कि थ्रीटल डोज, थ्रेशोल्ड डोज, एंड देन आएगा आपका एलडी 50 यानी कि लीथल डोज। तो जो ड्रग के डोज का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा वो होगा आपके ईडी 50, देन टीडी 50 एंड देन एलडी 50। तो करेक्ट आंसर हो गया आपके ऑप्शन नंबर बी। Then the next question is which of the following is a median effective dose or the dose at which 50% of an individual exhibits the specified quantile response। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें से हमें बताना है कि मीडियन इफेक्टिव जो डोज होती है हमारी, या वो डोज जिस पर किसी भी इंडिविजुअल के अंदर 50% जो है आपको स्पेसिफाइड क्वांटल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है उसको क्या बोला जाता है, ईडी 50। ईडी 50 का मतलब होता है इफेक्टिव डोज 50% के अंदर। ठीक है, तो जब आपकी डोज जो रहती है 50% रहती है इंडिविजुअल के अंदर, तो उस टाइम पे जो इफेक्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, ईडी 50 बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज एन थेरापुटिक इंडेक्स। थेरापुटिक इंडेक्स यानी कि टीआई की जो वैल्यू होती है वो होता है आपकी TD 50 डिवाइडेड बाई ED 50 या LD 50 डिवाइडेड बाई ED 50।
तो नीचे तो दोनों में ED50 आएगा, बस इसको आप कभी दोनों सिचुएशंस होती है, TD50 डिवाइडेड बाई ED50 भी होता है और LD50 डिवाइडेड बाई ED50 भी होता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपके दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। तो थेरापुटिक इंडेक्स इज इक्वल टू TD50 डिवाइडेड बाई ED50 और इक्वल्स टू LD50 डिवाइडेड बाई ED50। ठीक है, इसको बोला जाता है थेरापुटिक इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज एन रिलेटिव इंडिकेटर ऑफ एन मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ एन ड्रग। ठीक है, इनमें से कौन सा है आपके जो कि ड्रग की सेफ्टी मार्जिन के को इंडिकेट करता है। तो ड्रग के सेफ्टी मार्जिन को इंडिकेट करने के लिए ही यहाँ पर TI यानी कि थेरापुटिक इंडेक्स निकाला जाता है, जिससे हम ये पता करते हैं कि हमारी डोज जो है कितनी लीथल है या कितनी टॉक्सिक हो सकती है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर विल बी TI। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रेलिवेंट यूज ऑफ एन थेरापुटिक इंडेक्स। थेरापुटिक इंडेक्स का सबसे ज्यादा रेलिवेंट यूज क्या है। तो थेरापुटिक इंडेक्स इसलिए निकाला जाता है कि किसी भी ड्रग की जो डोज है ना वो कितनी ज्यादा टॉक्सिक हो सकती है ये पता किया जा सके। तो यहाँ पर मोस्ट रेलिवेंट यूज क्या है। फर्स्ट, गाइड फॉर द टॉक्सिसिटी इन अ थेरापुटिक्स द सेटिंग, है ना, जब थेरापुटिक सेटिंग की जाती है उसके अंदर जो टॉक्सिसिटी है उसको पता लगाने के लिए, उसको गाइड करने के लिए यहाँ पर थेरापुटिक इंडेक्स फाइंड की जाती है। तो करेक्ट आंसर इज गाइड द टॉक्सिसिटी इन द थेरापुटिक्स इन सेटिंग। इसके अलावा आपके पास ऑप्शंस हैं, मल्टीपल मेजर्स ऑफ इफेक्टिवनेस आर पॉसिबल, है ना, कि आपको इफेक्टिवनेस की डिफरेंट मेजरमेंट करने के काम आती है, नहीं। मेजर्स ऑफ इम्प्यूरिटी, इम्प्यूरिटी को मेजर करने के काम आती है, नहीं। टॉक्सिसिटीज में भी आइडियोसिंक्रेटिक, आइडियोसिंक्रेटिक टॉक्सिसिटी पता करने के काम आती है, नहीं। तो करेक्ट आंसर विल बी गाइड फॉर द टॉक्सिसिटी इन द थेरापुटिक्स इन द सेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू एन इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स टू अ ड्रग। यहां पर हमें बताना है कि जो ड्रग का रिस्पॉन्स है किसके रिस्पेक्ट में, जब हम इंटेंसिटी यहां पर बढ़ाएंगे, अगर ड्रग की इंटेंसिटी, ड्रग का जो अमाउंट है वो हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ड्रग की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, हाइपर रिएक्टिविटी। आइडियोसिंक्रेसी तो आपको पता ही है कि एक शॉर्ट टर्म्स में आने वाली टॉलरेंस को बोलते हैं हम आइडियोसिंक्रेसी। हाइपो रिएक्टिव यानी कि रिएक्टिविटी का कम होना, तो यहाँ पर अगर डिक्रीज इंटेंसिटी बोलते हैं तो हम हाइपो रिएक्टिविटी बताते हैं, लेकिन क्योंकि इंक्रीज इंटेंसिटी बोला है इसलिए करेक्ट आंसर है हाइपर एक्टिव। और हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब होता है बहुत ही कम डोज में हमने दिया फिर भी सेंसिटिविटी होगी, फिर भी एक सडन इफेक्ट देखने को मिला जो कि फेवरेबल नहीं है, तो उसको बोला जाता है हाइपर सेंसिटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट कंसर्निंग द ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन कांस्टेंट KD रेफर्स टू। अगर हम ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन की बात करें तो इसके अंदर कांस्टेंट KD का क्या मतलब होता है। तो KD बेसिकली कांस्टेंट ऑफ ड्रग, जो कि किसको बताता है, आपके रिसेप्टर के अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब है कि भाई जब आपकी ड्रग यहाँ पर रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रही है तो ड्रग की रिसेप्टर के साथ जो बाइंडिंग होती है वो एक सर्टेन कंसंट्रेशन तक होती है और उसी को रिप्रेजेंट करता है आपके कांस्टेंट KD। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो क्या है, मैक्सिमम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, maximum binding, the drug concentration required to occupy 50% of the receptors and all of the above। ठीक है, तो यहाँ पर KD जो है उसका, KD का मतलब है ड्रग की कंसंट्रेशन का इक्विलिब्रियम, यानी कि यहाँ पर आपकी जो ड्रग है वो इक्विलिब्रियम में आ गई है। इक्विलिब्रियम में आने का मतलब है कि जो ड्रग है वो जितनी आपकी ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड हो सकती थी वो बाइंड हो गई है ना। अब बाकी जो ड्रग होगी आपकी उसको वेट करना पड़ेगा जब तक कि आपके रिसेप्टर्स फ्री नहीं हो जाते। ठीक है, तो हम यहाँ पर 50% की बात नहीं कर सकते, ये इस बात पे डिपेंड है कि कितने रिसेप्टर्स वहां पे प्रेजेंट है। तो ये आपके रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम बाइंडिंग को। ठीक है, कि ड्रग जो है आपके रिसेप्टर के साथ कितनी मैक्सिमम बाइंडिंग यहाँ पर शो करती है उसे बोला जाता है ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन के अंदर कांस्टेंट KD। ठीक है, नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 26 इन विच एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर इफेक्ट। सेकेंडरी मैसेंजर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं जैसे कि CAMP, है ना, और आपके डिफरेंट सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं। ये सेकेंडरी मैसेंजर्स बेसिकली क्या करते हैं, सेल के अंदर जाकर के जो ड्रग का रिस्पॉन्स होता है या जो सिग्नलिंग होती है वो देने का काम करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स हैं आपके पास सेकेंडरी मैसेंजर्स के, जैसे कि CAMP, और ये क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं,
So they are increase the CAMP level. सो ये जो आपके सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं ये क्या अफेक्ट करते हैं, आपके पास ऑप्शन है इंक्रीज द CAMP लेवल इन द एक्स्ट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन, कि इंट्रासेल्यूलर के अंदर सेल्स के अंदर ये क्या करते हैं CAMP के लेवल को बढ़ा देते हैं, बिल्कुल सही बात है। सेकेंडरी मैसेंजर का काम होता है कि प्राइमरी मैसेंजर यहाँ पर सिग्नल देता है सेकेंडरी मैसेंजर को, जो क्या करता है सेल के अंदर जाता है और सेल के अंदर CAMP के लेवल को यहाँ पर बढ़ा देता है। सेकेंड है चेंजेस द इंट्रासेल्युलर कैल्शियम कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही, कैल्शियम भी यहाँ पर सेकेंडरी मैसेंजर होता है जो सेल के अंदर कंसंट्रेशन इंक्रीज करके एक पर्टिकुलर इफेक्ट देता है। थर्ड है फोस्फो आइनोसिटाइड इफेक्ट, कि यहाँ पर फोस्फो आइनोसाइड इफेक्ट देखने को मिलता है, बिल्कुल सही बात है कि फोस्फोटाइड यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर होंगे आपके तीनों, यानी कि ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट EC50 मेनली रिफ्लेक्ट्स ड्रग्स मैक्सिमम इफेक्ट, पोटेंसी, लेथर्टी और ईज ऑफ एलिमिनेशन, कि यहाँ पर EC50 जो होता है ना इफेक्टिव कंसंट्रेशन, ठीक है, वो कैसे आपके ड्रग को अफेक्ट करता है। तो ये EC50 क्या करता है, ड्रग की पोटेंसी को मेनली अफेक्ट करता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपकी पोटेंसी। EC50 का मतलब है इफेक्टिव कंसंट्रेशन एट 50%, यानी कि जब ड्रग की कंसंट्रेशन आपकी 50% है तब जो इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं उसको बोलते हैं EC50। और ये किसको अफेक्ट करते हैं, ड्रग की पोटेंसी को इफेक्ट करते हैं, है ना। मैक्सिमम इफेक्ट तो आपके तब देखने को मिलेगा जब ड्रग की कंसंट्रेशन 100 होगी, और ईज ऑफ एलिमिनेशन के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है कि एलिमिनेट हो ड्रग कैसे हो रही है। लेथार्जी का मतलब होता है ड्रग के टॉक्सिक इफेक्ट, की ड्रग कितनी आपकी यहाँ पर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर पा रही है। तो इस तरीके से EC50 जो है वो ड्रग की पोटेंसी को रिफ्लेक्ट करती है। तो करेक्ट आंसर होगा आपके पोटेंसी। ठीक है, next is question number 28 that the receptors are usually lipids, proteins, DNA और RNA। रिसेप्टर बेसिकली प्रोटीन होते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। सिंपली इसको हमेशा ध्यान रखें कि एंजाइम और रिसेप्टर दोनों ही प्रोटीन्स हैं। ठीक है, ये आपको एज इट इज ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रू स्टेटमेंट कंसर्निंग विद द कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर की अगर हम बात करें तो हमें ट्रू स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शन है दैट कॉम्पिटिटिव इन एडिशन इज बेस्ड ऑन द रिवर्सिबल ड्रग और एंटागोनिस्ट बाइंडिंग एट अ रिसेप्टर साइट, की जो ड्रग होती है आपकी, ठीक है, उसकी रिवर्सिबल बाइंडिंग की हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जब आपकी ड्रग है, ठीक है, वो रिसेप्टर की साइट पर जाकर के आपके बाइंड होगी तो यहाँ पर आपके कंपीट करती है। सही बात है, क्या कह रहा है, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर का मतलब ये होता है कि जैसे ये आपका रिसेप्टर है, ठीक है, रिसेप्टर की पर्टिकुलर साइट है आपकी जहां पर आपकी जाकर के ड्रग को बाइंड होना है। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर क्या करता है, इस ड्रग के साथ कॉम्पीट करता है सेम साइट पर जाकर के बाइंड होने के लिए, और खुद बाइंड होकर के ड्रग को बाइंड नहीं होने देता, जिस वजह से ड्रग का एक्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव इनिबिटर जो रहता है ड्रग के साथ यहाँ पर सेम रिसेप्टर साइट के ऊपर बाइंडिंग के लिए कंपीट करता है, बिल्कुल सही बात है, और रिवर्सिबल यहाँ पर बाइंडिंग होती है। ठीक है, सही है। सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है कि विथ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर द ड्रग डोज कर्व इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट। नहीं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट में शिफ्ट होता है ना, तो यहां पर ये गलत हो गया। थर्ड है दैट विद द कॉम्पिटिटिव इनिबिटर द मैक्सिमम ड्रग इफेक्ट कैन नॉट बी ऑब्टेन इवन एट अ हाई एगोनिस्टिक कंसंट्रेशन। नहीं, अगर आपके एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन यहाँ पर हाई होगी तो आपका एगोनिस्ट ही यहाँ पर बाइंड होगा और एगोनिस्ट का इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, तब आपका कॉम्पिटिटिव इनिबिटर उसको इनिबिट नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया आपका गलत, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट ये क्या करेगा, आपके रिसेप्टर की साइड पर जाकर बाइंड होने के लिए कंपीट करेगा, और ये बाइंडिंग रिवर्सिबल बाइंडिंग होगी, एंटागोनिस्ट की तरह ही यहाँ पर बाइंडिंग होती है। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ रिसेप्टर विच इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन। आपको यहाँ पर रिसेप्टर्स के एग्जाम्पल बताने हैं जो कि आपका स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन का एग्जाम्पल है आपका ट्यूबुलिन। डीएनए तो आपका प्रोटीन है नहीं, है ना, और ये आपके वैसे एंजाइम है, ठीक है, और ये भी एस्ट्रेज भी एंजाइम है, जिसके भी पीछे एज लग रहा है वो आपके एंजाइम है। तो ट्यूबुलिन आपके प्रोटीन होता है, इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन सी। ये दोनों एंजाइम है और लास्ट वाला आपकी न्यूक्लिक एसिड है।
Question number 31 that the factors that may cause variation in the drug responsiveness, वो सारे factors जो कि drug का जो response होता है उसके अंदर variations यहाँ पर कर सकते हैं, वो फैक्टर जो कि ड्रग के रिस्पॉन्स के अंदर वेरिएशन कर सकते हैं, यानी कि ड्रग के रिस्पॉन्स को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। चेंजेस इन द नंबर और फंक्शन ऑफ अ रिसेप्टर, कि जो रिसेप्टर है अगर हम रिसेप्टर की फंक्शनिंग को चेंज कर दें या रिसेप्टर के नंबर को चेंज कर दें तो ड्रग का रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ड्रग जितना ज्यादा रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी उतना ही ज्यादा इफेक्ट करेगी। अगर रिसेप्टर का नंबर आपने चेंज कर दिया या रिसेप्टर की फंक्शनिंग को चेंज कर दिया तो आपके ड्रग का इफेक्ट भी चेंज हो जाएगा। सेकेंड है आपके ट्रेकीफाइलेक्सिस। ट्रेकीफाइलेक्सिस बेसिकली इसका मतलब होता है आपके शॉर्ट डिपेंडेंस, तो ये हो जाएगा। थर्ड है आइडियोसिंक्रेटिक ड्रग रिस्पॉन्स, कि अगर आपके ड्रग का रिस्पॉन्स किससे अफेक्ट होगा, ट्रेकीफाइलेक्सिस से भी होता है और आइडियोसिंक्रेसी से भी होता है ना। तो ये दोनों भी करेक्ट है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबोव, कि अगर आपकी कोई ड्रग है वो ट्रेकीफाइलेक्टिक रिस्पॉन्स दे रही है या आइडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट दे रही है तो वहां पर आपको ड्रग के रिस्पॉन्स में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। यानी कि अगर कोई ड्रग है जो बहुत ही जल्दी डिपेंडेंस क्रिएट कर लेती है या रिसेप्टर्स के कंसेंट्रेशन यहाँ पर चेंज हो जाती है या किसी भी ड्रग का रिस्पॉन्स है जो यहाँ पर चेंज देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पर तीनों फैक्टर्स होंगे जो ड्रग के रिस्पॉन्सिवनेस को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 32, जो ये कहता है दैट अ मॉलिक्यूल दैट इंटरैक्ट एज एन एक्टिवेटर और एज एन इनहिबिटर and brings about a change in the biological function through its chemical action is known as। एक मॉलिक्यूल जो कि एक्टिवेटर की तरह या इनहिबिटर की तरह इंटरैक्ट करता है और इंटरैक्ट करके बायोलॉजिकल फंक्शंस को चेंज कर देता है इसकी केमिकल एक्शन के थ्रू। यानी कि आपका कोई ड्रग हो सकता है, ड्रग भी एक्टिवेटर भी हो सकता है और इनहिबिटर भी हो सकता है, और जब ये आपके रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, बाइंड करके जो बायोलॉजिकल फंक्शन होंगे, भाई यहाँ पर केमिकल बाइंडिंग होगी, केमिकल चेंजेस होंगे, केमिकल एक्शन होगा और उसकी वजह से आपके बायोलॉजिकल यहाँ पर फंक्शन देखने को मिलेगा, तो इसको क्या बोला जाता है ना। तो उस मॉलिक्यूल को क्या बोला जाता है, उसको ड्रग बोला जाता है ना। ऑब्वियस सी बात है कि ड्रग ही है जो आपके एक्टिवेटर का भी काम करती है, इनहिबिटर का भी काम करती है, रिसेप्टर के साथ जब बाइंड करती है, केमिकल रिएक्शन करती है, तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, तो वो क्या है, ड्रग है ना। हार्मोन आपके बेसिकली यहाँ पर ये भी बेसिकली ये रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करेंगे ना, लेकिन बाकी केमिकल एक्शन ये भी देते हैं आपके, है ना। ये भी आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिस्पॉन्स देते हैं और बायोलॉजिकल फंक्शनिंग को भी चेंज करते हैं। वैसे बस यहाँ पे ये है कि एक्सोजीनियस सबस्टांस है, न्यूरोट्रांसमीटर भी सेम करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिस्पॉन्स देते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, बायोलॉजिकल फंक्शन को चेंज कर देते हैं। तो ये भी हो सकता था वैसे, पर हमारे पास जब ऑप्शन है तो हम यहाँ पर ड्रग को कंसिडरेशन में लेंगे, तो करेक्ट आंसर इज डी। बाकी अदरवाइज ये सेम बात जो है हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स पर भी अप्लाई होती है, प्रोटीन्स पर तो नहीं होती, है ना। प्रोटीन्स तो ऑप्शन में नहीं आएगा, लेकिन इन दोनों पर ये थोड़ी थोड़ी ये बात अप्लाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट द एक्शन ऑफ एन ड्रग ऑन द बॉडी, ड्रग का जो इफेक्ट है बॉडी पर क्या कहलाता है। फार्माकोडायनेमिक्स सभी को पता है ना। दो चीजें पता है हमको कि फार्माकोलॉजी जो है दो चीजों से मिलकर बनी है, फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब है ड्रग का एक्शन किसके ऊपर, बॉडी के ऊपर, और फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब है बॉडी का एक्शन किसके ऊपर, ड्रग के ऊपर, क्या कहलाता है, फार्माकोकाइनेटिक्स। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ड्रग का एक्शन बॉडी के ऊपर, तो वो हो गया फार्माकोडायनेमिक्स। अगर हम उल्टा बोलते बॉडी का एक्शन ड्रग के ऊपर तो वो हो जाता फार्माकोकाइनेटिक्स, और ये दोनों मिलकर के क्या बनाती है, फार्माकोलॉजी। और फार्माकोथेरापुटिक्स में देखा जाता है कि ड्रग के क्या क्या थेरापुटिक इफेक्ट यहाँ पर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज करेक्ट। चार ऑप्शन से आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही बोला गया है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है कि वीक बेस आर अब्सॉर्ब्ड एफिशिएंटली अक्रॉस द एपिथेलियल सेल ऑफ द स्टमक। स्टमक की जो एपिथेलियल सेल होती है ना उसके अंदर वीक बेस होते हैं जो अब्सॉर्ब होते हैं। देखो स्टमक की जो स्टमक में पीएच क्या होती है, एसिडिक, एसिडिक ड्रग होती है, और यहां पर वीक बेस अब्सॉर्ब होते हैं नहीं। सेकंड है कि को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ
एट्रोपिन, एट्रोपिन भी बेसिकली यहाँ पर बेसिक ड्रग होती है, ठीक है। तो एट्रोपिन स्पीड अप द अब्जॉर्प्शन ऑफ सेकेंड ड्रग, कि अगर आप एट्रोपिन के साथ कोई दूसरी ड्रग लोगे तो वो उस दूसरी ड्रग के अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगी एट्रोपिन। डिपेंड करता है कौन सी ड्रग है, इसमें तो प्रोबेबली उस पर डिपेंड करेगा कि सेकेंड ड्रग क्या होती है, तो इसलिए इसकी कोई मतलब सर्टेनिटी नहीं है यहाँ पर। थर्ड ऑप्शन है कि ड्रग शोइंग अ वेरी लार्ज बीडी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। कैन बी एफिशिएंटली रिमूव बाय द डायलिसिस ऑफ द प्लाज्मा, अगर हम प्लाज्मा का डायलिसिस करें तो इजीली रिमूव हो जाएगी, नहीं, उसका VD50 का जो है एलिमिनेशन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, उसका सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के साथ रिलेशन है, तो ये बात भी सही नहीं बैठती। फोर्थ ऑप्शन है कि वीक एसिड आर अब्सॉर्ब इफेक्टिवली अक्रॉस द एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्टमक, हाँ, स्टमक की जो सेल्स होंगी वहां से जो वीक एसिड होंगे वो इजीली अब्सॉर्ब हो जाएंगे, इसलिए करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35। 35 कहता है कि डिजायर्ड फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ड्रग आर, ड्रग की जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है। तो देखो कि ड्रग शुड बी आयनाइज्ड, अनआयनाइज्ड, तो ड्रग कैसी होनी चाहिए, आयनाइज होनी चाहिए या अनआयनाइज होनी चाहिए। देखो आयनाइज होनी चाहिए, अगर आयनाइज होगी ना तो वो उसकी अब्जॉर्बेबिलिटी यहां पर बढ़ जाएगी, वो इजीली अब्जॉर्ब हो सकती होगी। लेस प्रोटीन बाइंडिंग या हाई प्रोटीन बाइंडिंग, जब हमें लॉन्ग एक्शन चाहिए होता है तब हम हाई प्रोटीन बाइंडिंग चाहते हैं, लेकिन अगर हमें ड्रग का इंस्टेंट एक्शन चाहिए तो हम वहां पर चाहते हैं लेस प्रोटीन बाइंडिंग, क्योंकि प्रोटीन बाइंडिंग अगर ड्रग कर लेगी तो ड्रग फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं होगी, और फ्री फॉर्म में ड्रग अवेलेबल नहीं होगी तो उसका एक्शन नहीं आएगा, तो हम क्या चाहते हैं, लेस प्रोटीन बाइंडिंग। और लिपिड सॉल्युबिलिटी चाहते हैं, बिल्कुल हम लिपिड सॉल्युबल चाहते हैं, क्योंकि ड्रग जब लिपिड सॉल्युबल होगी तभी वो सेल मेम्ब्रेन को यहाँ पर क्रॉस कर पाएगी। आयनाइज होना अब्सॉर्ब होने के लिए जरूरी है और लिपिड सॉल्युबल होना इसलिए जरूरी है ताकि सेल की जो मेम्ब्रेन होगी उसको क्रॉस करके अपना प्रॉपरली टारगेट तक पहुंच सके और एक्शन दे सके। तो यहाँ पर तीनों चीजें जो जरूरी है वो है आयनाइज होना, लेस लिपिड बाइंडिंग होना और लिपिड सॉल्युबल होना। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिसेप्टर इज नॉट ट्रू, रिसेप्टर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, पहले सही वाले देख लेते हैं। तो फर्स्ट है दैट इट डिटरमाइंस द क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन द डोज एंड कंसंट्रेशन ऑफ एन ड्रग इन इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन और इफेक्ट। क्या बोल रहे हैं कि रिसेप्टर जो रहता है वही डिसाइड करता है कि जो ड्रग की डोज या ड्रग की जो कंसंट्रेशन रहेगी और उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन यहाँ पर प्रोड्यूस होगा वो रिसेप्टर पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बातें करता है, क्योंकि रिसेप्टर ही अगर आपके कम होंगे तो ड्रग की डोज कितनी भी दे रखी है आपने वो बाइंड ही नहीं हो पाएगी रिसेप्टर से, तो इफेक्ट ही नहीं आ पाएगा, है ना। तो बिल्कुल सही बात है कि जो रिसेप्टर है उस पर डिपेंड करती है। सेकेंड है दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिलेक्टिविटी ऑफ ड्रग एक्शन, ड्रग के एक्शन की सेलेक्टिविटी पर डिपेंड करती है। वो ऑब्वियस ही बात है कि जैसे रिसेप्टर है तो रिसेप्टर भी ऐसा नहीं है कि ड्रग किसी भी रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगी, ड्रग भी पर्टिकुलर उसी के रिसेप्टर से जाके बाइंड होगी। तो जो ड्रग के एक्शन की सेलेक्टिविटी है वो किस पर डिपेंड करती है, रिसेप्टर पे डिपेंड करती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड है दैट इट मीडिएट्स द एक्शन ऑफ फार्माकोलॉजिकल एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, बिल्कुल सही कि रिसेप्टर पे अगर ड्रग आपकी एगोनिस्ट आके बाइंड होगी तो यहाँ पर एगोनिस्टिक एक्शन देखने को मिलेगा, एंटागोनिस्ट आके बाइंड होगी तो एगोनिस्ट का एक्शन नहीं होगा यानी कि एंटागोनिस्टिक एक्शन होगा। तो इस तरीके से जो रिसेप्टर है उसके साथ जो आपकी ड्रग की बाइंडिंग है, ठीक है, उसी के ऊपर यहाँ पर डिसाइड होगा कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन एगोनिस्टिक आएगा या एंटागोनिस्टिक आएगा। तो यहाँ पर गलत स्टेटमेंट कोई सा भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्वेश्चन कह रहा है कि द एफिशिएंसी ऑफ एगोनिस्ट इज रिड्यूस्ड विदाउट अफेक्टिंग द पोटेंसी इज फाउंड इन, आपका एक ड्रग है, ड्रग का जो एगोनिस्टिक इफेक्ट है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। उसकी जो एफिशिएंसी है ड्रग की, जो एगोनिस्ट की एफिशिएंसी है बिना उसकी पोटेंसी को अफेक्ट किए, ये किसमें पाया जाता है कि हम उसकी पोटेंसी को नहीं अफेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ उसकी एफिशिएंसी को अफेक्ट कर रहे हैं। एफिशिएंसी को क्यों अफेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि हम उसकी बाइंडिंग नहीं होने दे रहे, बाइंडिंग नहीं होगी तो इफेक्ट नहीं आएगा, तो एफिशिएंसी अफेक्ट हो जाएगी, है ना। लेकिन हम उसकी पोटेंसी को कोई अफेक्ट नहीं कर रहे, मतलब जो वो इफेक्ट दे सकती थी पहले अभी भी वो उतना ही दे सकती है, बस वो बाइंड नहीं हो पा रही है यहाँ पर, है ना। तो ये कौन कर सकता है, एंटागोनिस्ट की, एंटागोनिस्ट जो होगा वो एगोनिस्ट को बाइंड नहीं होने देगा, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट जो आना चाहिए था ना वो नहीं आ पाएगा, खुद जाके बाइंड हो जाएगा।
अब ये एंटागोनिस्ट में भी दोनों ही आते हैं कि कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव दोनों इसी के पार्ट है, तो आप ये भी लगा सकते हो, है ना, कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव, लेकिन ये है कि ये तीनों ही चीजें जो है ना इसी के अंदर आ जाती है एंटागोनिस्ट में, इसीलिए ए ऑप्शन हो गया, वरना ये भी करेक्ट ही है, ये भी ऐसे कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। कई बार ना ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को चूज करना होता है, इस वजह से ऐसा होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट इज ट्रू। कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट के बारे में बात करें तो क्या ट्रू है कि वो compete करता है एगोनिस्ट के साथ रिसेप्टर पर बाइंड होने के लिए, और अगर खुद बाइंड हो जाता है तो एगोनिस्ट के एक्शन को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास दैट इट कैन कोज पैरेलल शिफ्ट टू द राइट इन द डोज रिस्पॉन्स कर्व फॉर एन एगोनिस्ट। बिल्कुल सही कि एगोनिस्ट के कंपैरिजन में ये जो डोज रिस्पॉन्स कर्व होता है उसको राइट साइड में शिफ्ट कर देता है, बिल्कुल सही है ये बात। सेकेंड है दैट कैन बी रिवर्स्ड बाय द इंक्रीज डोज ऑफ एगोनिस्ट। अगर हम यहाँ पर एगोनिस्ट की डोज को इंक्रीज कर दें तो इसके एक्शन को वापस रिवर्स कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ आप कर सकते हो। इट अपियर्स टू डिक्रीज द पोटेंसी ऑफ एगोनिस्ट, बिल्कुल सही, जब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो एगोनिस्ट की पोटेंसी को ये कम कर देता है, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअल में उसकी एफिनिटी को ये कम करता है, इस वजह से अल्टीमेटली उसकी पोटेंसी भी कम ही हो जाती है ना। बाकी पोटेंसी पर वो ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं डालता, मेनली तो उसकी एफिनिटी पर इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो आपकी यहाँ तीनों ऑप्शन सही होंगे, दैट इज वाई करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39 जो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट कैन बी सीन इन अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट इन अ डोज रिस्पॉन्स कर्व। अगर हम यहाँ पर डोज रिस्पॉन्स कर्व या ड्रग रिस्पॉन्स कर्व बनाते हैं तो कॉम्पिटिटिव जो एंटागोनिस्ट होता है उसके क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं कि वो राइट में शिफ्ट कर देता है और वो पैरेलल शिफ्टिंग होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरेलल राइट शिफ्टिंग। इसमें आपको और कोई ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। देन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 40 जो कहता है कि एगोनिस्ट क्या होते हैं। एगोनिस्ट रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और इफेक्ट देते हैं, तो दे हैविंग एफिनिटी एंड मैक्सिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी, बिल्कुल हाँ। एगोनिस्ट जो होंगे वो आपकी उनकी एफिनिटी भी होगी और उनकी मैक्सिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी होगी, है ना। और जो पार्शियल एगोनिस्टिक होंगे उनकी होगी सब मैक्सिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी, जो आपके एंटागोनिस्ट होंगे उनकी होगी नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, और सिर्फ रिसेप्टर से बाइंड होंगे नहीं, बाइंड भी होंगी और एक्टिविटी भी होगी, तो उसको बोलते हैं एगोनिस्ट। तो करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 41। क्या कह रहा है ये कि द आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग आर, जब आप ड्रग को आईवी रूट के थ्रू देते हो तो बायो अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है 100%। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जब भी आईवी का है दिमाग में क्लियर बात फिट कर लो कि आईवी मतलब 100% बायो अवेलेबिलिटी, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब्जॉर्प्शन से रिलेटेड नहीं है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करेगा और मोस्टली ओरली पे यहाँ पर जाता है, आईवी तो फर्स्ट पास में जाती ही नहीं है। रैपिडली एक्सक्रीटेड बाय रीनल, नहीं, इसका आईवी से कोई रिलेशन नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 42 जो कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ एन ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 50% ऑफ दैट ड्रग्स मैक्सिमम इफेक्ट इज टर्म्ड एज। ड्रग की वो कंसंट्रेशन, ठीक है, जो ड्रग के मैक्सिमम इफेक्ट का 50% इफेक्ट देने के लिए रिक्वायर्ड है उसको क्या बोलते हैं, ड्रग की पोटेंसी। ड्रग की पोटेंसी से हमारा मतलब है कि ड्रग की एफिनिटी भी होगी और एफिशिएंसी भी होगी यहाँ पर, तो उसको बोलते हैं हम पोटेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर ड्रग की वो कंसंट्रेशन जो कि ड्रग के मैक्सिमम इफेक्ट का 50% प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायर्ड है उसको क्या बोला जाता है, उसकी पोटेंसी बोला जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके बी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 जो ये कहता है कि फॉर एन ड्रग विच आर गिवन ओरली, वो ड्रग जिसे हम ओरली रूट के थ्रू देते हैं, द प्रिंसिपल साइट ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन इज, तो उनके केस में ड्रग कहाँ पे सबसे ज्यादा अब्जॉर्ब होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्रग अब्जॉर्ब, और ड्रग का अब्जॉर्प्शन जो होता है ना सबसे ज्यादा, चाहे वो ड्रग हो चाहे फूड हो, है ना, कोई सी भी चीज हो, सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44 जो कहता है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है बायोलॉजिकली ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि बायोलॉजिकली आपका सबस्टांस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए ड्रग में लीड्स टू द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तीन चीजें हैं जो होगी बायो ट्रांसफॉर्मेशन में, एक चीज नहीं होगी, तो मैं तीनों चीजें बता देती हूँ। बायो ट्रांसफॉर्मेशन में तीन चीजें होती हैं कि एक तो आपकी जो इनएक्टिव ड्रग होती है ना वो आपकी कन्वर्ट हो जाती है एक्टिव ड्रग के अंदर,
दूसरी कंडीशन होती है कि जो आपकी एक्टिव ड्रग होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, इनएक्टिव ड्रग के अंदर। और तीसरी कंडीशन होती है कि जो आपकी एक्टिव ड्रग होती है वो कन्वर्ट होती है अपने एक्टिव मेटाबोलाइट के अंदर। तो ये तीन कंडीशन मेनली बायो ट्रांसफॉर्मेशन में होती है। तो आपके पास ऑप्शन है एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम एक्टिव ड्रग, एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम इनएक्टिव ड्रग, ये बिल्कुल सही है। इनएक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम इनएक्टिव ड्रग ये गलत है। ये भी सही है कि एक्टिव ड्रग से एक्टिव मेटाबोलाइट, ये भी सही है। इनएक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम द एक्टिव ड्रग, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कि इनएक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम द इनएक्टिव ड्रग। ऐसा कुछ नहीं होता, एक्सेप्ट पूछा है ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी तीनों ऑप्शन सही है कि एक्टिव से एक्टिव मेटाबोलाइट, एक्टिव से इनएक्टिव और इनएक्टिव से एक्टिव, तीनों चीजें होती हैं यहाँ। फोर्थ क्वेश्चन है 45, डिपोट ऑफ इन ड्रग कैन बी फॉर्म्ड बाय, ड्रग का डिपोट कैसे बनता है। तो डिपोट सिंपली यहाँ पे आपके पैचेस लगते हैं ना, तो उसमें बनता है। तो मसल्स में भी जाता है कई बार ड्रग अब्सॉर्ब होके, और सबक्यूटेनियस लेयर में भी जाता है, पैचेस जो लगाते हैं। तो यहाँ पर जो किसके थ्रू फॉर्म होता है, सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू, बिल्कुल सही। आईवी रूट नहीं, सबक्यूटेनियस सही है, इंट्राडर्मल भी होता है और सब क्यूटेनियस भी होता है। यहाँ पर ये तीनों ही सही है। वैसे तो मसल में भी होता है, इसलिए करेक्ट आंसर तो हम यहाँ ए लगा रहे हैं। बाकी ये भी सही है और ये भी सही है। इंट्रावीनस में नहीं होता बस पैचेस वाला काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, दैट द कॉन्जुगेशन ऑफ एन ड्रग विद द ग्लूकुरोनिक एसिड वाया द ग्लूकोरोसाइल ट्रांसफरीज विद द रिजल्ट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पूछा, ये ध्यान रखना। क्या कह रहा है कि जब ड्रग का हम कॉन्जुगेशन करते हैं ना ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर एंजाइम लगता है ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज, ये भी ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपकी वाटर सोल्यूबल मॉइटी बनती है, प्रोडक्शन ऑफ एन वाटर सोल्यूबल मॉइटी दैट इज मोर रेडिली इजीली एक्सक्रीटेड, बिल्कुल सही। एक्चुअली कॉन्जुगेशन का मेन पर्पज ही ये है कि भाई वाटर सोल्यूबल मॉइटी फॉर्म करना जिससे कि वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो सके, तो बिल्कुल सही है ये। सेकेंड है ड्रग विद द डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, की ड्रग जो है यहाँ पर डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन देने लग जाए, इसके लिए ऐसा किया जाता है, नहीं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन को चेंज नहीं करेंगे इस कॉन्जुगेशन के थ्रू। थर्ड है कि न्यू कंपाउंड दैट में पोजेज फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, बिल्कुल ऐसा हो सकता है क्योंकि कॉन्जुगेशन बेसिकली बायो ट्रांसफॉर्मेशन है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन में हम उसको बायोलॉजिकली ट्रांसफॉर्म करते हैं ताकि वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे पाए, तो ये भी सही है। Fourth is that a drug molecule that may undergoes enterohepatic recirculation and reintroduced into the blood stream। हाँ, ऐसा भी कभी कभी कुछ केसेस में हो जाता है कि ड्रग मॉलिक्यूल जब ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफॉर्मेशन में जाएगी तो वो आपकी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यानी कि इंटेरोहिपैटिक रीसर्कुलेशन में री एंटर कर जाएगी और ब्लड स्ट्रीम में वापस भी पहुंच सकती है। तो ये सही है। ये बिल्कुल गलत है कि भाई आपकी कोई और ही फार्माकोलॉजिकल एक्शन देने लग जाएगी, ये गलत हो जाएगा। Next question is that all of the following is concerning blood-brain barrier, that is triple B, and the passage of drug from the systemic circulation to the cerebrospinal fluid, that is CSF, is true except, ध्यान रखो except बताना है कि blood brain barrier के बारे में और जो ड्रग का पासेज हो रहा है सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर, सिस्टमिक सर्कुलेशन से सीएसएफ के अंदर, उसके बारे में क्या बात है जो सही है। तो देखो कि ionic drug are likely to cross the CSF than the unionized drug। अनआयनाइज्ड ड्रग के कंपैरिजन में आयनाइज्ड ड्रग इजीली CSF को क्रॉस कर जाती है। सेकेंड है हायर द लिपिड solubility of a drug it is more likely cross to the CSF, ये भी ठीक है। Inflammation of a meningitis improves the likelihood that drug will cause cross the blood-brain barrier as compared to uninflamed state। And fourth है कि a drug molecule that may undergoes enterohepatic recirculation and introduced into the bloodstream। कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। एक्चुअली यहाँ पे आई थिंक एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि सिंपल सा ये होता है कि जो सीएसएफ के अंदर बेसिकली आपका जो आयनाइज ड्रग होती है ना वो इजीली नहीं जा पाती, अनआयनाइज इजीली जा पाती है। तो मेरे हिसाब से ये गलत है। ठीक है, ये भी गलत है कि इन्फ्लाम्ड कंडीशन में आपकी इंप्रूव होगा ड्रग का पासेज, नहीं अनइन्फ्लाम्ड में होगा, तो ये भी गलत है। और एक है कि भाई ड्रग आपकी रीसर्कुलेट होगी जब सीएसएफ में जाएगी और ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, तो वो भी गलत है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। अगर एक्सेप्ट को हम हटा देंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
कि यहाँ पर अगर हायर लिपिड सॉल्युबिलिटी होगी तो ड्रग इजीली सीएसएफ को क्रॉस करके आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके सीएसएफ में पहुंच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्ट हटा दोगे तो उस कंडीशन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 जो कहता है कि फेज सेकेंड मेटाबोलाइट एसोसिएटेड विद द जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म इज। तो फेज वन की रिएक्शन हटा दो सबसे पहले। तो फेज वन में क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, है ना। अब ये दोनों बची आपके फेज टू की। अब इन दोनों में से पूछ रहे हैं कि फेज टू मेटाबॉलिज्म के अंदर कौन सी वाली है जो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म के साथ रिलेटेड है। तो यहाँ पर एसोसिएटेड एसिटाइलेशन, तो करेक्ट आंसर हो गया ए, है ना। ये तो वैसे हट जाएगी क्योंकि फेज वन की रिएक्शन है, और इन दोनों में से ग्लूकोथायोन कॉन्जुगेशन का जेनेटिक से कोई लेना देना नहीं है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटाइलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, when same dose of a drug is repeated at half life interval then the steady state plasma concentration is reached after। अगर हम ड्रग की सेम डोज को बार बार रिपीटेड मैनर में हाफ लाइफ इंटरवल में लेते हैं तो आपकी जो स्टडी स्टेट की प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन होगी वो कितने टाइम में पहुंचेगी, 4 से 5, 4 to 5 हाफ लाइफ में पहुंच जाएगी, है ना। एक हमेशा क्या होता है, स्टडी स्टेट पहुंचने में 4 से 5 लगते हैं। इसको आप एक आपके सब्जेक्ट है बायो फार्मास्यूटिक्स, उसके अंदर पढ़ाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मान लो कि फर्स्ट जो टी हाफ होती है ना, उसके अंदर आपकी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है। ठीक है, और इसी टाइम पे सेम आपके सी कंसंट्रेशन यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो कितनी टोटल कंसंट्रेशन होगी, सी 3C/2 हो गई। अब फिर से जैसे टी हाफ होगा तो ये फिर से इसकी आधी हो जाएगी, यानी कि 3C/4 हो जाएगी, और सेम सी कंसंट्रेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो आपकी टोटल कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है यहाँ पर, 7C+7C/4 हो जाती है। फिर ऐसे टी हाफ के बाद फिर वापस से कराते हैं। तो ऐसे ना एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन आती है जब वो स्टडी स्टेट में पहुंच जाती है तो लगभग 4 से 5 हाफ लाइफ लग जाती है इसके अंदर देखा जाता है। तो लगभग 99.9% कंसंट्रेशन है जो रेगुलरली मेंटेन रहती है उसके बाद, जब हम सी कंसंट्रेशन को फिर यहाँ पर अचीव कराते रहते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 कि ऑर्फन ड्रग क्या होती है। ऑर्फन ड्रग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो रेयर डिजीज के लिए यूज होती है। सो वेरी चीप ड्रग नहीं, थेरापुटिक यूज नहीं है, नहीं विच एक्ट एन ऑर्फन रिसेप्टर, ऐसे कोई रिसेप्टर होते ही नहीं है। और फोर्थ है अ ड्रग नीडेड फॉर द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिजीज। वो ड्रग जो कि रेयर डिजीज के ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए यूज की जाती है उसको बोलते हैं ऑर्फन ड्रग। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इस क्वेश्चन को, तो करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, तो इसी के साथ ये 50 क्वेश्चंस होते हैं हमारे अगेन कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ जिसमें हम फिर से 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।